कामों की डिलीवरी नहीं होना या कोई ना कोई दिक्कतें आ जाना, तो इस हिसाब से जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ शिकायतें भी ज़्यादा होंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हमने चीज़ों को इम्प्रूव करने का काम किया। पीछे आपने देखा होगा कि हमने राजस्व विभाग के अंदर चाहे किसानों के खराबे से बातें लो, उसको दुरुस्ती करने का काम, उसको बेटर करने का काम और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने का काम राजस्व विभाग ने किया। उसके अलावा रजिस्ट्रियाँ जो हम डिजिटल रजिस्ट्रियाँ, पेपर रजिस्ट्रियाँ 2.0 जो लेकर आए हैं, उससे उसको पेपरलेस करने के साथ साथ रजिस्ट्री के साथ साथ म्यूटेशन चढ़ाने का काम। ये डिजिटल युग है और इसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो रजिस्ट्रियों का आप कहें कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसमें जो हमारे आम आदमी है वो कितना तैयार है और इसके ऐसे फ़ायदे कौन से होंगे, और जो पहले की रजिस्ट्री हैं उनका जो रिकॉर्ड है उसको क्या खुद ब खुद रिन्यू हो जाएगा वो? देखिए, हरियाणा का राजस्व विभाग के अंदर हमने बहुत अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। शुरू में चकबंदी से लेकर, चाहे डिजिटलीकरण करने की बात हो, चाहे रजिस्ट्रियों के साथ म्यूटेशन चढ़ाने की बात हो, चाहे पेपरलेस करने की बात हो, चाहे फुली डिजिटल रिकॉर्ड करने की बात हो, तो आज जो है किसी को भी अपने खाते देखने के लिए, अपनी ज़मीन की फ़र्द देखने के लिए पटवार घरों में नहीं जाना पड़ता। अपने कंप्यूटर पे जाकर वो उसे अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं, उसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हरियाणा एक ऐसा राज्य होगा, 31 दिसंबर तक हम मैक्सिमम जो है तकरीबन जितने भी हमारे गांव बचे हुए हैं उनकी चकबंदी करके उन्हें अपलोड करने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में हम लोग थर्ड पार्टी फेसलेस जो काम है रजिस्ट्री के अंदर, वो शुरू करने जा रहे हैं। उससे बिल्कुल किसकी रजिस्ट्री किसने की, करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, किसी को कोई आपस में नहीं पता चलेगा। और एक पासपोर्ट की तरह की सुविधा होगी, थर्ड पार्टी उसका इंस्पेक्शन करेगी और वो डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके उनकी रजिस्ट्री को अगले दिन या तो मेल पे चाहिए मेल पे ले लीजिए, कोरियर से चाहिए कोरियर से ले लीजिए। कई तरह के और दफ्तरों के चक्कर उन्हें ना काटने पड़े। उसी के साथ ही समायोजित करके कि हाउस टैक्स के अंदर आपको अपडेट कराना है, हाउस टैक्स के अंदर अपडेट हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स में अपडेट कराना है उसमें हो जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। इसमें जैसे फ्रॉड होने के कितने % चांसेस हैं कि फ्रॉड भी हो सकता है, जब क्योंकि आना जाना ही नहीं पड़ेगा फिजिकली, इसमें चेक किस तरीके से आप रखेंगे? नहीं, आना जाना, रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति तो एक बार वहाँ जाकर अपना फ़ोटो खिंचाएगा, लेकिन ना तो उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा एक दफ्तर होगा, उसके अंदर जिस तरीके से पासपोर्ट सेवाएं हैं, थर्ड पार्टी जो आएगी वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, उसको कंप्यूटर से चेक करेगी ऑनलाइन कि ये सब डॉक्यूमेंट ठीक हैं, ओके कर देगी रजिस्ट्री। उसमें रजिस्ट्रेशन करने वाला अधिकारी कौन होगा, उस पर साइन करने वाला अधिकारी कौन होगा, उसको ये नहीं पता किसकी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री वाले को नहीं पता किस अधिकारी ने इस पर साइन किया। जी, पासपोर्ट से मुझे याद आया कि आजकल पासपोर्ट को लेकर पहले माना जाता था कि हमारी पहचान है और एक इंडियन होने का सबूत है, लेकिन कुछ दिन पहले एक बयान आ गया कि पासपोर्ट जो है महज एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड जो है बहुत जगह उसको भी आधार नहीं माना जा रहा है। लाइक अगर विदेश से आपकी वेरिफिकेशन आती है तो पुलिस वाले उसको नहीं मानते हैं। तो किस तरीके से हम ये साबित कर सकते हैं कि हम इंडियंस हैं? देखिए, अभी SIR हरियाणा के अंदर चल रहा है, उसके अंदर पूरी डिटेल किस तरीके का व्यक्ति कौन वोटर होना चाहिए, कौन वोटर नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि उसके फादर मदर कहाँ के रहने वाले हैं, किधर उसने जन्म लिया, किस स्कूल के अंदर वो पढ़ा है, कहाँ पर उसने 2002 के अंदर वोट दिया था। तो उस तरीके से बहुत सारी प्रक्रियाएँ ऐसी। नागरिक होने के लिए भी डोमिसाइल जो है एक बहुत ऑथेंटिक प्रमाण होता है, और दूसरा उसका बैकग्राउंड कहाँ से आया है, किस तरीके से यहाँ पर हुआ है, तो वो सब जांच करने के बाद ये बात ठीक है कि पासपोर्ट एक हमारी पहचान है, लेकिन एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी है और उससे आपकी नागरिकता घोषित नहीं हो जाती, या ये नहीं होता। नागरिकता के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा कहा ना कि बहुत सारे, एक नहीं मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, तो उनको समायोजित करके अभी जैसे मैंने कहा कि SIR के बाद आपको उम्मीद है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिससे ये साबित हो जाए जो व्यक्ति वोटर होगा उसके बाद वो बहुत ऑथेंटिक होगा कि वो देश का ही ना। अब उसमें 2002 का आंकड़ा लिया जा रहा है, जो 2002 से बाद पैदा हुए हैं जो बच्चे हैं उनका इसमें किस तरीके से जो बाद में पैदा हुए उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो रिकॉर्डेड है, सब कुछ ठीक है। 2002 के अंदर भी SIR हुआ था, तो
तब तक का भी सारा आंकड़ा जो है वो वेरीफाई हो रखा है। 2002 के बाद 2002 तक उन आंकड़ों को आज तक वेरीफाई करके अपडेट करने का काम हम लोग का। आजकल जो युग है जेन जी का युग है, नए जो बच्चे हैं उनकी अलग सोच है, उनके अलग डिमांड्स हैं, उनसे हैंडल करना भी एक अलग तरीके का है। तो अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी युवा नेता हैं और युवाओं की बात को समझते हैं, कहाँ पर हमसे चूक हुई? देखिए, आज नई जनरेशन को टैकल करने के लिए उनके माइंड सेट के हिसाब से चलना पड़ेगा और उनकी पिच पर जाकर बात करनी पड़ेगी। और इसमें जो बात थी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका तो ये डेमोस्ट्रेशन था, लेकिन बाद में इसको एक राजनीतिकरण दे दिया गया। इसका जो रूप है वो कुछ और लोगों ने इसे कब्जाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो डिमांड थी, उन डिमांड को माने मोदी जी ने माना, केंद्र सरकार ने माना, और लेकिन ये इसका कोई हल नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था कि मैं अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, एक चंदूलाल मिनिस्टर हुआ करते थे, दूरदर्शन में इंटरव्यू देने के लिए गए तो विनोद दुआ साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो सवालों के जवाब नहीं दे पाए। राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो उनके पास शिकायत लेके गए कि हमारे मिनिस्टर से इन्होंने ऐसे सवाल पूछा, हमारा चैनल है, हम इसका खर्चा उठा रहे हैं। तो राजीव गांधी ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे मिनिस्टर का साथ नहीं निभाऊंगा, और अगर ये जवाब नहीं दे पाए तो ये उस विभाग के मंत्री भी नहीं होने चाहिए। तो एक वो वाला दौर है जिसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह का पहले बयान आया था कि इस सरकार में कोई भी मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देते, दबाव में हम इस्तीफ़ा नहीं देते। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हो? और ये जो इस्तीफ़ा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी का, इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? सारी प्रक्रिया सबको आप लोगों ने बहुत माइन्यूटली तरीके से देखा, और आप लोग इसमें सब चीज़ों को वॉच भी कर रहे थे। और केंद्र की बात थी, केंद्र ने उसे देखा और आगे भी जिस तरीके का आंदोलन था, उन बच्चों की जो डिमांड थी उसको पूरा करने का। हाँ, लेकिन अब केंद्र के मिनिस्टर का तो रेजिग्नेशन हो गया, लेकिन ऐसे कुछ राज्य भी हैं जिसमें हमारा जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहाँ पर भी कुछ पेपर लीक हुए। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वहाँ भी पेपर लीक हो गया। मैं लोकसभा की कार्रवाई के अंदर देख रहा था, अनुराग ठाकुर जी ने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त, एक लिस्ट वहाँ पर पढ़ने का काम किया कि कब कब किस किस साल के अंदर जो पेपर लीक हुए, और उन पर जो कांग्रेस के राज थे, कांग्रेस शासित राज्य थे, उसकी लिस्ट का भी उन्होंने जिक्र किया। कहा कि मैं पटल पे रख देता हूँ, अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबी है वो लिस्ट। तो मैंने कहा ना, इस बात को, किस बात को कब क्या मुद्दा बनाया जाए, ये बात है। लेकिन इस तरीके की जो कमियां, खामियां और गलतियां होती रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राज्य से बहुत ज़्यादा ये विपक्षी जो आज शोर मचा रहे हैं इनके राज में हुई है। जहाँ पर 5 और 100 का या 2 और 100 का आंकड़ा हो, तो वहाँ उसको गलती नहीं कहते, उसको कहते हैं कि एक चूक रह गई। इंटेंशनली कोई गलती नहीं है, लेकिन जो रेगुलर हर साल में 2-2, 3-3 बार होती रही, वो तो इंटेंशनली बात थी ना। तो दोनों में फ़र्क है। लेकिन मैंने कहा ना, इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते, छोड़िए, जो है ठीक है, उस पर काफ़ी बहस होगी, सारी बातें होगी, बीती बात है। और नहीं, वो उसको विराम लेने नहीं दिया जा रहा ना। वो बिल्कुल आपसे सहमत है हम कि पेपर लीक हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, उसमें लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद मंत्री जी का इस्तीफा हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे और बेटर उस तरीके से उसे करा जाएगा। और पहले भी देश की सरकार, आप देखिए, फटाफट उस पेपर लीक होते ही कैंसिल कराया गया पेपर को, जल्द से जल्द दूसरा पेपर कराया गया। दूसरा पेपर कराने के बाद फेयर तरीके से नीट का रिजल्ट आ जाता है इतनी तेज़ी से काम करके। और जो कंप्लेंट थी कि पेपर लीक हुआ, उस पूरे पेपर को निरस्त भी कर दिया गया। आपके बड़े नेता हों, आप हों या आपके अधीन जो कार्य कर रहे हैं, आप बात 2047 की करने लगे हैं, 21 साल आगे की। तो आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र में 21 साल तक आप ही रहेंगे, आप ही सत्तासीन रहेंगे? आज कोई भी चीज़ है जो हमारी युवा पीढ़ी है या हम लोग हैं, हम आगे के विज़न के हिसाब से तो काम करेंगे ना, फ्यूचरिस्टिक के हिसाब, फ्यूचरिस्टिक सोच तो रख के तो काम करेंगे। आज जो हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको कैसा प्लेटफॉर्म चाहिएगा, उनको कैसा भारत चाहिएगा, उनको कैसा डेवलपमेंट चाहिएगा, और पूरा विश्व के अंदर मतलब हमें किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना है, उसका एक
कहते हैं ना, उसकी लाइनिंग तो तय करनी पड़ेगी ना, उसके बारे में एक पूरा का पूरा खाका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। मैं बस सराहना, बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का कि उन्होंने 2047 में जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, उस और चलने का काम कर रहे हैं इतनी सारी चुनौतियों के साथ। अब फरीदाबाद की बात करते हैं, क्योंकि फरीदाबाद से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और फरीदाबाद की बात होती है तो फिर दो नेताओं के नाम आते हैं सामने। एक तो कृष्ण पाल गुर्जर साहब जो आपके यहाँ के सांसद हैं, और विपुल गोयल जी। आप दोनों की दोस्ती बहुत है, लेकिन मनमुटाव भी काफ़ी रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक एक जगह के आप दोनों अलग अलग जाके उद्घाटन कर देते हैं, ऐसी सूचना हमें मिली है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब छोटी सी बातें हैं। और वो हमारे बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और हमारे बीच में कोई ऐसा मनभेद कोई नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं वहाँ पर भी हो जाता है, भाई ये मैंने एक सब्जी खानी है, ये नहीं खानी है, ये इतनी बड़ी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनभेद है, हम घर के जो कायदे कानून है उनसे बाहर जाके काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सब वहीं की वहीं, वो डाइनिंग टेबल पर ही समाप्त हो जाता है। ठीक, मतलब मतभेद है, मनभेद नहीं है। वो भी रेगुलर कोई नहीं है, किसी चीज़ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, लेकिन बैठकर उसे क्लियर करने का। जी, अब हम बात हरियाणा की करते हैं। जो हरियाणा है, ये भी आप विज़न 2047 को लेकर चल रहे हैं। आपके पास एविएशन भी है, तो हिसार में बहुत फ़्लाइट्स को लेकर चर्चा हुई कि वहाँ पे फ़्लाइट्स जाएंगी। अभी क्या हालत है? देखिए, जो विज़न 2047, उसके लिए माननीय नायब सैनी जी ने पहली बार इस योजना के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाया है कि जो फ्यूचर के हिसाब से क्या क्या काम किस तरीके से होने चाहिए, किस किस डिपार्टमेंट को क्या क्या एक्ट करने चाहिए, वो तैयारी करने का काम कर रहे हैं, उस पर चलने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपने हिसार एयरपोर्ट की बात की, तो हिसार एयरपोर्ट के अंदर 3000 मीटर का हमारा रनवे और एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट, जो कि 7000 एकड़ के अंदर जो हमारा एयरपोर्ट है तकरीबन। और उसके अंदर अभी हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने जॉइंट वेंचर किया है, और एक पूरा का पूरा एविएशन हब वहाँ पर डेवलप करने का काम कर रहे हैं। उसमें एमआरओज भी होंगे, उसमें इंडस्ट्रीज़ भी होंगी, उसके अंदर हैंगर्स भी होंगे, उसके अंदर वेयर हाउसिंग भी होगी, उसके अंदर पूरा पैसेंजर और कार्गो हब एक वो बन सके, इस तरीके का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी मतलब उसमें आप कितना सफल हुए हैं? जो प्रोजेक्ट चला है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, अभी फ्लाइट्स वगैरह वहाँ पर? नहीं, फ्लाइट्स भी रेगुलर चल रही हैं वहाँ पर। फ्लाइट्स अयोध्या भी जाती है, दिल्ली भी जा रही है फ़्लाइट, वहाँ से जयपुर भी फ़्लाइट जा रही है, तो चंडीगढ़ भी फ़्लाइट आ रही है। तो फ़्लाइटें तो रेगुलर डिमांड के हिसाब से इंक्रीज़ होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड मिल रही है वहाँ? डिमांड है, मतलब उस हिसाब से थोड़ी कम है, लेकिन रेगुलर आने वाले दिनों में हो जाएगी। और वहाँ पर जो ये कार्गो हब जो डेवलप होगा, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम है वो वहाँ पर आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर होगा। एक पहले फ़ेज़ के अंदर हम 1400 एकड़ को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को स्थापित करने का काम करेंगे। इंडस्ट्रीज़ जो एविएशन से रिलेटेड है उनको वहाँ पर आमंत्रित करेंगे। कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऐसे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो कि कार्गो से अपनी चीज़ को सीधा एक्सपोर्ट कर सकें, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का काम करेंगे। अब बात करते हैं हम हेली टैक्सी की। ये भी आपका एक सपना है कि हरियाणा में हेली टैक्सी चले, उस दिशा में आप कितने आगे बढ़े हैं और उसकी पोटेंशियल आपको क्या दिखाई देती है? देखिए, हेली टैक्सी के लिए मैंने कहा, हरियाणा जैसे दिल्ली से चंडीगढ़, गुड़गांव से चंडीगढ़, फरीदाबाद से चंडीगढ़, सालासर, खाटू श्याम, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चंडीगढ़ से और जगह जाना, तो इस तरीके के हेली टैक्सीज़, और हिसार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हिसार, छोटे छोटे शहरों में जाना, तो ये हेली टैक्सी एक, मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए एक एप्रोप्रिएट स्थान है कि एक छोटा स्टेट होने के नाते वेल कनेक्टेड हो। इस तरीके के प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और अभी पहले फ़ेज़ के अंदर हम गुरुग्राम से, फरीदाबाद से और चंडीगढ़ से हेली टैक्सी चलाने का काम करें। आप एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ भी आप मंत्री रहे, आप नायब सिंह सैनी साहब के साथ भी मंत्री हो। दोनों ही जो नेता हैं आपके काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि दोनों नेताओं की जो कार्यशैली है उसमें क्या अंतर आप देखते हो? हर किसी व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन दोनों के साथ काम करके एक बहुत ही अच्छा अनुभव जिसे कहते हैं, मैंने मनोहर लाल जी के साथ मैंने 5 साल काम किया, और बड़े अच्छे तरीके से जो जिस तरीके से उनका विज़न था, या जिस तरीके से हर चीज़ को माइन्यूटली लेके डेवलप करने का वो काम करते थे,
और सारी चीज़ों ने मतलब अनेकों चीज़ों में हरियाणा अवार्ड जीतने का काम उनके कार्यकाल के अंदर किया, क्योंकि नायब सैनी जी ने भी उनके कार्यकाल में उसी कैबिनेट के अंदर मंत्री के रूप में काम किया। तो आज उनके अंदर भी उसी तरीके का विज़न है, उसी तरीके की सोच है और मेहनत की पराकाष्ठा वो नायब सैनी जी के अंदर है। आज 18 घंटे बोलते हैं कि 18 घंटे से ज़्यादा बोलूँगा तो आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति 18 घंटे से ज़्यादा कैसे काम कर सकता है, लेकिन मैंने नायब जी को 20-21 घंटे काम करते हुए देखा है, मैं देखता ही हूँ। नायब सिंह सैनी साहब आजकल हरियाणा के साथ साथ पंजाब में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के रास्ते होकर पंजाब की गद्दी पर पहुंचना चाहती है? देखिए, आज पंजाब के अंदर जो माहौल है, आज लोग वहाँ परिवर्तन चाहते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। वहाँ लोगों का मत है कि हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने आम आदमी पार्टी को भी देखा, हमने अकालियों को भी देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन जिस तरीके से अनेकों राज्यों के अंदर है और जिस तरीके से वहाँ पर बायस ना हो गए, कोई भाई भतीजावाद नहीं और न्यूट्रल तरीके से सब लोगों को साथ लेकर सरकारें चल रही हैं, वो वैसा पंजाब चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो 2027 के अंदर पंजाब के अंदर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके लिए नायब सैनी जी भी, अनेकों नेता की जिम्मेवारी यहाँ लगी हुई है। नायब सैनी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हफ्ते में 2-3 दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको हम, और फिर हम आपसे पूछेंगे जब सरकार बनेगी हफ्ते में 2-3 भी, दिन के, और नहीं बनेगी तो भी। हाँ बिल्कुल पूछिएगा, कमाल है, हम बताएंगे अभी और मैंने कहा ना कि सरकारें बनना ना बनना ये तो वहाँ की जनता का मैंडेट है। ये अब तो कहा जाता है आपकी चाहत हो तो सरकार